घनी जंगल की सरहद से सटा एक छोटा सा गांव था, जहां हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक घुली रहती। गांव का नाम था कालपुर और यहाँ के लोग जंगल को काली छाया कहते थे। कहते हैं कि सदियों पहले इस जंगल में एक प्राचीन अभिशाप दफन था, एक छलावा जो इंसानों की शक्लें चुरा लेता और उनकी जिंदगियों को नरक बना देता। लेकिन ये सिर्फ कहानियां थीं, या कम से कम गांव वाले यही मानते थे। उसी गांव में शैब नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। शैब की उम्र करीब 35 साल की थी, मजबूत कदकाठी, लेकिन आंखों में एक सादगी जो उसे सबसे अलग बनाती। रीना उसकी हमसफर, घर संभालती और शैब की हर मुश्किल में साथ देती। उनका जीवन सादा था लेकिन खुशहाल। गांव से थोड़ी दूर जंगल के बिल्कुल किनारे शैब की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वहां वो हर रोज सूरज उगने से पहले पहुंच जाता और जी जान से खेती करता। इस सर्दियों में शैब ने सरसों बोई थी। महीनों की मेहनत के बाद उसका खेत पीले पीले फूलों से लहलहा उठा था। हवा चलती तो पूरा खेत जैसे सोने की तरह चमक उठता। शैब का सीना गर्व से भर जाता, लेकिन जंगल की छाया हमेशा उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी पैदा कर देती। जंगल के बारे में पुरानी कहानियां थीं, रातों में घूमने वाले परछाइयों की, जो इंसानों को लुभाती और फिर गायब हो जाती। शैब इन बातों को मजाक समझता, लेकिन रीना हमेशा कहती, जंगल से दूर रहो शैब, वो जगह अच्छी नहीं। एक शाम जब शैब खेत देखने पहुंचा तो उसकी खुशी एक पल में सन्नाटे में बदल गई। खेत के कुछ हिस्सों में सरसों की फसल कुचली हुई थी और मिट्टी पर किसी के अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान किसी जानवर जैसे नहीं लग रहे थे। लंबे, उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई, जैसे कोई उल्टा चलकर आया हो। शैब का दिल धड़क उठा। पहले तो उसने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट ने जगह बना ली। उसने मन ही मन तय कर लिया, अब रात में भी खेत की रखवाली करनी पड़ेगी। सूरज ढल रहा था और जंगल से आने वाली हवा में एक सड़ी सी महक घुली हुई थी। शैब ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ सन्नाटा और दूर से आती हुई किसी जानवर की दबी सी चीख। यही सोचते हुए शैब गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसका मन बार बार उन निशानों पर अटक रहा था। क्या कोई इंसान होगा, लेकिन उल्टे पैर, या फिर वो पुरानी कहानियां? गांव के बाहर एक पुरानी चाय की दुकान थी, जहां शाम ढलते ही कुछ गांव वाले जमा हो जाते थे। उस वक्त भी वहां लोग बैठे थे और उनकी बातें सामान्य नहीं थीं। कोई भूत प्रेत का जिक्र कर रहा था तो कोई जंगल में दिखने वाली परछाइयों की। कल रात जंगल से एक अजीब आवाज आई थी, भोला कह रहा था, जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन इंसान जैसा नहीं। मंगल ने हंसकर कहा, तुम भी ना डराते रहते हो, शायद कोई लोमड़ी होगी। लेकिन सबके चेहरों पर एक हल्की सी बेचैनी थी। उसी समय शैब भी वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखों में बेचैनी। लो, शैब भी आ गया। शैब बिना कुछ बोले दुकान के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वो दौड़ कर आया हो। क्या हुआ शैब? चेहरा उतरा क्यों है? शैब ने एक पल सबको देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, मेरे खेत में किसी ने फसल कुचल दी है। सबके चेहरे बदल गए। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे जंगल से कोई ठंडी लहर आई हो। कोई जंगली जानवर होगा? शैब ने सिर हिलाया। नहीं, निशान जानवर जैसे नहीं थे। रामू काका, जो सबसे बुजुर्ग थे, ने धीमे स्वर में पूछा, पैरों के निशान कैसे थे? शैब ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, लंबे और उंगलियां आगे नहीं पीछे की ओर थीं। सब चुप हो गए। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सालों पहले एक ऐसी ही घटना सुनी थी। जंगल में एक छलावा जो इंसानों के रूप धरता और उनकी मेहनत बर्बाद करता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शैब की बातों ने दुकान पर बैठे सभी गांव वालों को चिंता और रहस्य से भर दिया। अब क्या करने वाला है शैब? काका, सोच रहा हूँ कि आज रात खेत की रखवाली करूँ, देखूं कौन है जो मेरी महीनों की मेहनत को बर्बाद कर रहा है। लेकिन इतनी रात को, वो भी जंगल के किनारे? मत जा बेटा, कहीं कोई खूंखार जानवर या कुछ और हुआ तो? इतना कहकर काका चुप हो गए।
मानो उनके मन में किसी चीज का पुराना डर हो। सालों पहले उनके भाई जंगल में गायब हो गए थे, सिर्फ उल्टे पैरों के निशान बचे थे। शैब ने काका की बात को मजाक में उड़ा दिया। अरे काका, डरने की क्या बात है। हाँ, थोड़ी ठंड ज़्यादा है बस। ऐसे ही सभी कुछ देर बात करते रहे, लेकिन हवा में एक बेचैनी थी। फिर शैब अपने घर लैंप और खेत में रात काटने का सामान लेने जाता है। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पत्तों की सरसराहट, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। घर के आंगन में हल्की रोशनी थी, दिया जल रहा था, लेकिन हवा में ठंडक इतनी कि लौ कांप रही थी। रीना दरवाजे की ओर बार बार देख रही थी। उसका मन अशांत था। आज सुबह से ही उसे एक बुरा सपना आया था, शायद जंगल में खोया हुआ और कोई परछाई उसका नाम पुकार रही। तभी शायब अंदर आया। उसके कदम भारी थे, चेहरा थका हुआ। आज इतनी देर कैसे हो गई खेत से आने में? अरे रीना, नाराज मत हो। वो चाय की दुकान पर रामू काका और गांव के 2-4 लोग मिल गए थे, बस वहीं थोड़ी बात हो गई। रीना ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, हर रोज वही दुकान, खेत से आते आते अंधेरा हो जाता है। पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें करते हैं सभी लोग, सिर्फ भूत और पिशाच की बातें करते हैं वहाँ। अच्छा छोड़ो, अब जल्दी से कुछ खाने को दे दो। अभी? इस वक्त? हाँ, आज रात खेत जाना है। रीना थोड़ी चिंता से बोली, रात को खेत? इतनी ठंड में क्या जरूरत पड़ गई? शैब थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आज मैंने देखा किसी ने हमारी सरसों पैरों से कुचल दी है, वही देखने जा रहा हूँ। महीनों की मेहनत ऐसे बर्बाद कैसे होने दूँ? पैरों से? जानवर रहा होगा, सुबह देख लेना, अभी मत जाओ। नहीं रीना, आज नहीं गया तो नींद नहीं आएगी, बस एक चक्कर लगा के आ जाऊंगा। रीना ने शैब को खाना परोसा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। खिड़की से जंगल की तरफ देखते हुए उसे लगा जैसे कोई आंखें उसे घूर रही हों। शैब जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद शैब एक लैंप और लाठी लेकर घर से कड़कती ठंड में खेत की ओर निकल पड़ा। रीना ने शैब को पीछे से आवाज देकर कहा, ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना, मुझे डर लग रहा है आज। अरे कुछ नहीं होगा, तुम सो जाना। लेकिन जैसे ही शैब बाहर निकला, रीना ने दरवाजा बंद किया। घर अचानक खाली लगने लगा। वो दिए के पास बैठी रही, लेकिन नींद नहीं आई। बाहर हवा में एक दबी सी पुकार सुनाई दी, रीना। लेकिन वो हवा का वहम समझकर चुप हो गई। गांव में आधी रात का सन्नाटा था। ठंड इतनी कि सांस से भाप निकल रही थी। शैब घर से लाठी उठाकर खेत की ओर निकला। रास्ते में बस चांद की हल्की रोशनी और दूर दूर तक पसरा अंधेरा। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। शैब के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। वो सोच रहा था, क्या वो निशान सच में उल्टे थे या मेरी आंखों का धोखा? जैसे ही वो गांव के बाहर वाली पुरानी चाय की दुकान के पास पहुंचा, उसे वहां किसी के बैठने का आभास हुआ। दुकान बंद थी, लेकिन एक छाया दिखी, लंबी, काली। कौन है? छाया से एक आवाज आई। अरे शोएब बेटा, तू इस वक्त? शैब ने पास जाकर देखा। वाकई रामू काका ही थे, लाठी हाथ में, सिर पर पुरानी टोपी, लेकिन उनकी आंखें थकी हुई लग रही थीं, जैसे नींद नहीं आई हो। काका, आप इतनी रात को? कुछ पल दोनों चुप रहे। चारों तरफ सन्नाटा, बस ठंडी हवा की सनसनाहट। जंगल से दूर एक उल्लू की आवाज आई, जो अशुभ मानी जाती थी। शैब, आजकल रातें भारी लगती हैं। वो छलावा शायद लौट आया है। आप भी ना काका, डराते रहते हो। छलावा सिर्फ कहानियों में होता है। रामू काका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठे और बोले, मैं उधर वाले खेत जा रहा हूँ, तू इधर से निकल जा। और याद रख, अगर कोई पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। इतना कहकर रामू काका अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गए।
शैब कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में अब डर घर करने लगा था। फिर वो अपनी खेत की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। कदमों की हल्की गूंज, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। शैब खेत की मेड़ पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। चांद की रोशनी में सरसों के फूल पीले लग रहे थे, लेकिन कुचले हिस्से काले घाव जैसे दिखते। अचानक उसे लगा किसी की परछाई खेत के बीच खड़ी है, लंबी टेढ़ी मेढ़ी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। हवा तेज हो गई, सरसों के पौधे हिलने लगे। शैब का दिल जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लाठी कसकर पकड़े। अगर कोई है तो सामने आओ। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी सांस रुक गई। खेत के बीच ठंडी हवा अचानक तेज हो गई। सरसों के पौधे बिना हवा के हिलने लगे। शैब हाँफते हुए खड़ा था। उसके सामने रामू काका खड़े थे, लेकिन पीछे भी किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। कड़ कड़, जैसे हड्डियां टकरा रही हों। काका। पीछे से आवाज आई, शैब बेटा, मुझे लगा इस कोहरे भरे काली रात में अकेला जाना ठीक नहीं होगा। शैब ने जैसे ही पलटकर देखा, उसकी रूह कांप उठी। अब उसके सामने 2 रामू काका खड़े थे। एक वैसे ही जैसे हमेशा दिखते थे, कांपते, थके हुए इंसान जैसे। दूसरा बिल्कुल शांत, चेहरे पर अजीब मुस्कान, आंखें बिना पलक झपके घूरती हुई। हवा में सड़ी हुई महक फैल गई। शैब, ये कौन है? ये मेरी शक्ल कैसे? छलावा। रामू काका धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैर हवा में थे, जमीन को छूते नहीं। मैं ही हूँ रामू, आया हूँ तेरी मदद करने। इतना कहते ही उसके शरीर से चट चट की आवाज आने लगी। उसकी त्वचा सिकुड़ने लगी, चेहरा अंदर धंस गया, आंखें काली गड्ढों जैसी हो गईं। कुछ ही पलों में वो रामू काका नहीं रहा। वो अब एक चलता हुआ कंकाल था। हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी, जबड़ा आधा लटका हुआ और आंखों की जगह गहरी काली खाली जगह। हवा में चीखें गूंजने लगी, पुरानी दबी हुई चीखें, जैसे सदियों का दर्द। हे भगवान, ये छलावा है, भागो शायब। डर के मारे रामू काका वहीं जमीन पर गिर पड़े, बेहोश। शैब की सांस रुक गई। उसका शरीर कांप रहा था, पैर जम गए। कंकाल ने अपना लटकता जबड़ा खोला और एक ठंडी हंसी निकली। शैब, आजा मेरे साथ जंगल में। शैब पूरी ताकत से बचाओ बचाओ चिल्लाया। वो पलटा और जान बचाकर गांव की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से हड्डियों के टकराने की आवाज, कड़ कड़ कड़। वो कंकाल उसके पीछे दौड़ रहा था। रास्ते में शैब गिरा, फिर उठा, पैर कांप रहे थे। जंगल की डालियां उसे छूने की कोशिश कर रही थी, जैसे जीवित हों। बचाओ, कोई बचाओ। पीछे से वही आवाज, शैब। कंकाल की उंगलियां लगभग उसे छूने ही वाली थी। गांव की पहली झोंपड़ी दिखाई दी। शैब ने आखिरी ताकत लगाई और गांव में घुस गया। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, पीछे की हवा अचानक शांत हो गई। शैब पलटा, कंकाल गायब। वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और अजीब सन्नाटा। लेकिन जमीन पर उल्टे पैरों के निशान थे, जो मंदिर की सीमा पर रुक गए थे। कुछ ही देर में गांव वाले इकट्ठा हो गए। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे डरे हुए लग रहे थे। क्या हुआ शैब, ऐसे क्यों कांप रहा है? खेत, रामू काका, 2 थे, एक छलावा, कंकाल। उसने पूरी बात बता दी। कंकाल का रूप, पीछा, बेहोश रामू काका। गांव में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग ने कहा, ये साधारण बात नहीं है, ये जंगल का अभिशाप है। छलावा लौट आया है, हमें जल्दी से वहां जाना होगा, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए।
कुछ हिम्मती गांव वाले लाठी और लैंप लेकर खेत की ओर निकले। रास्ते में उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। परछाइयां, दबी पुकारे। अगर कुछ हुआ है तो रामू काका को अकेला नहीं छोड़ सकते। खेत में पहुंचे तो रामू काका बेहोश पड़े थे, लेकिन जिंदा। उनके आसपास मिट्टी पर बने थे उल्टे पैरों के निशान और सरसों के पौधों पर काले धब्बे, जैसे किसी ने जहर छिड़क दिया हो। एक गांव वाला कांपते हुए बोला, जिसे शैब ने देखा वो रामू काका की शक्ल लेकर आया था। ये छलावा है जो इंसानों को लुभाता और मारता है। रामू काका बच तो गए, लेकिन उस रात के बाद वो कभी खेत नहीं गए। उनकी आंखों में हमेशा डर रहता। और शैब आज भी कहता है, वो कंकाल गांव की सरहद तक आ सकता है, लेकिन मंदिर से आगे नहीं। गांव वाले मानते हैं जो चीज़ इंसान की शक्ल बदल सकती है वो अभी भी जंगल में है। मौका देखकर फिर किसी का रूप लेगी। लेकिन अब गांव में रातें और लंबी हो गईं। हर शाम चाय की दुकान पर बातें होती, छलावा के बारे में, उसके टकराव की। रीना अब शैब को अकेला नहीं जाने देती, लेकिन जंगल की छाया लंबी होती जा रही है। क्या छलावा फिर आएगा या ये सिर्फ शुरुआत है?